एक ब्राह्मण समाज के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उसको कॉलर से पकड़ के घसीट के जीप में बिठा के थाने में ले गया और उसको हवालात में बंद कर दिया। हरियाणा में 3 आईपीएस अधिकारियों के मैं नाम गिनाऊंगा आपको, जिनके खिलाफ एट्रोसिटी हुई और वो ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे थे। 2 अधिकारी आईजी के ओहदे पर बैठे थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक एसपी के ओहदे पर बैठा था। उनके साथ उनके सीनियर अधिकारियों ने एट्रोसिटी की, उनका अपमान किया, सार्वजनिक स्थानों पर अपमान किया, बेइज्जती की, और उन्होंने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी। आईपीएस अधिकारी की भी एफआईआर दर्ज हुई। हमारे समाज के जो पुलिस अधिकारी है वो इतना टेरराइज हैं कि उनको लगता है कि अपने समाज के विक्टिम की, पीड़ित की अगर फेवर कर दी तो तुमको नौकरी नहीं करने दी जाएगी। कबीर सामाजिक उत्थान संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है। समाज के गणमान्य व्यक्तियों को, मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का काम किया गया है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये देखकर दुख और परेशानी होती है कि इतने अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के बावजूद भी दिल्ली जैसे पढ़े लिखे और जागरूक शहर के हमारे समाज के लोग घर से निकलकर इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आयोजकों का भी, आयोजकों द्वारा आमंत्रित मेहमानों का भी कहीं ना कहीं हतोत्साहन होता है। तो अभी भी जो हमारी संस्था है कबीर सामाजिक उत्थान संस्था जो है, इनके जितने भी सदस्य होंगे मुझे लगता है ज़्यादा लगभग पढ़े लिखे होंगे, सर्विस में होंगे या सर्विस से रिटायर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी, इतना प्रचार करने के बावजूद, सोशल मीडिया पर इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी लोग नहीं पहुंचते हैं तो दुख होता है। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, मैं एक वकील हूं और मेरी बैकग्राउंड भी वकालत की है, क्योंकि मेरे फादर साहब जो हैं वो भी वकील हैं और वो भी शुरू से ही सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए थे और उनको शुरू से लगातार समाज के लिए काम करते देखा। क्योंकि जब मैं छोटा था मैं कोर्ट में उनके साथ जाता था और हमारा जो चैम्बर था वो सारा गरीब लोगों से, हमारे समाज के लोगों से भरा रहता था। हमारे समाज के लोगों के जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बनते हैं, उसके लिए जो पेपर्स तैयार होते हैं उसमें एक एफिडेविट लगता है। उस एफिडेविट को हमारे बाबूजी के अलावा कोर्ट में कोई आइडेंटिफाई भी नहीं करता था। तो वो सारे के सारे मेरे फादर साहब आइडेंटिफाई करते थे। और 1989 में SC/ST एक्ट आया। SC/ST एक्ट आने के बाद 15-20 साल तो लोगों को पता भी नहीं था SC/ST एक्ट के बारे में, लेकिन 95 के बाद लोगों में SC/ST एक्ट में जागरूकता आई। मैं अपने चैम्बर में देखता था कि एट्रोसिटी के विक्टिम्स, उस टाइम मैं 10वीं 11वीं क्लास में था, कि एट्रोसिटी के विक्टिम्स हमारे चैम्बर में आते थे और उनकी कहानी सुन के कि किस तरह से समाज में आज भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के इतने सालों के बाद भी, जब 1950 में आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म कर दिया गया था, तो 70-75 सालों के बाद भी इतना ज्यादा जाति के आधार पर छुआछूत और भेदभाव, अत्याचार हो रहा है। तो उस समय मेरे फादर से सवाल रहता था कि ये किस तरह से, क्यों हो रहा है, कैसे होता है ये सब कुछ। तो धीरे धीरे कोर्ट में सिटिंग करने की वजह से सारी धीरे धीरे चीजें समझ में आती गई और कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरणा मिली कि
कुछ लोग, हमारे समाज के लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ राजनीति में काम कर रहे हैं। उनका एम है कि भी सत्ता की प्राप्ति होनी चाहिए, सत्ता में होना चाहिए, सत्ता में आने के बाद सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन समाज इस हिसाब से जागरूक नहीं हुआ है। कुछ लोग टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, वो अपने लेवल पे समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ, हमको तो केवल नौकरी करनी है, अपना देखना है, अपने परिवार का देखना है, अपने बच्चों का देखना है। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, इसी तरह से इंजीनियर्स हैं, इसी तरह से सोशल एक्टिविस्ट हैं। हर फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आप ड्यूरिंग सर्विस अपने समाज के लिए बहुत काम कर सकते हैं। पुलिस में रहते हुए हमारे समाज के लोग बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, और हमारा समाज सबसे ज्यादा विक्टिमाइज जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से। लेकिन हमारे समाज के जो पुलिस अधिकारी है वो इतना टेरराइज हैं कि उनको लगता है कि अपने समाज के विक्टिम की, पीड़ित की अगर फेवर कर दी तो तुमको नौकरी नहीं करने दी जाएगी। तो ये चीज रोजाना हम लोगों के देखने में आती है। अगर हम दूसरे समाज की बात करें, जिनको आप लोग सवर्ण कहते हैं या तथाकथित ऊंची जातियां कहते हैं, जिन्होंने पूरा सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, उन लोगों के सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग सर्विस पे रहते हुए भी, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो डीसी हो, अगर उनके समाज के साथ कोई दुख दर्द होता है तो वो अपने समाज के साथ खुल के खड़ा होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर, हम लोगों के अधिकारियों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एक हेजिटेशन रहती है। हमारे समाज के लोग आपस में एक दूसरे को जय भीम बोलेंगे, सत साई बोलेंगे, लेकिन अगर हमारे समाज के दो साथियों के बीच में अभिवादन होना हो जय भीम का, और साथ में कोई बड़ी जाति का, सौ-कॉल्ड बड़ी जाति का आदमी खड़ा हो, तो उनकी आपस में भी जय भीम करने की हिम्मत नहीं होती। भी तीसरे आदमी को पता चल गया तो तुम्हारा फ्लैग लग जाएगा। तो बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है कि आज भी हम इतने डरे हुए, इतने दबे हुए जी रहे हैं, जबकि हमारे समाज में महान संत हुए हैं, कबीरदास जी हुए हैं, गुरु रविदास जी हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हुए हैं, और भी बहुत महान लोग हुए हैं। और बाबा साहब ने हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया, जिसमें स्पेशली इतने प्रोविजंस, अधिकार हम लोगों के लिए, SC/ST एक्ट हम लोगों के लिए बना, स्पेशल एक्ट है। और मैं आप लोगों को बताऊं, आज की तारीख में शायद ही कोई इतना मजबूत कानून हो जितना SC/ST एक्ट है। इसके बावजूद भी अगर हम डर कर, पिट कर जिएंगे तो ये कानून का, सरकार का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है, हमारी जनता का कसूर है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई सरकार, इनकी सरकार है, सिस्टम में ये लोग भरे हुए हैं, हमारे कानूनों को लागू नहीं होने देते। लेकिन एक संगठन नाम की भी कोई चीज होती है, अपने राइट्स को अवेल करने की बात भी होती है। हमारे पास प्लेट पे हमारे सामने देके राइट्स और कानून हमारे सामने है, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन संगठन के माध्यम से, लगातार कार्रवाई करने के माध्यम से अगर आप कोशिश करते रहें तो आपकी सारी की सारी बातें आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 2 महीने बाद आपकी बात मानी जाएगी। आपके पास पुलिस है, आपके पास कोर्ट है, आपके पास और SC कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन जैसे संस्थान है, जिनके माध्यम से आप अपनी बात मनवा सकते हैं। मैं पिछले 14-15 सालों से एट्रोसिटी पे काम करता हूं, अत्याचार पे काम करता हूं, हमारे समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं। और एट्रोसिटी या अत्याचार या डिस्क्रिमिनेशन
इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इससे कोई भी अछूता नहीं है। आप ये मत समझें कि हरियाणा या दिल्ली के किसी गांव में कोई बड़ी जाति का व्यक्ति हमारे समाज के गरीब आदमी के साथ अत्याचार कर रहा है, इसलिए अत्याचार कर रहा है कि वो बहुत गरीब है, कुछ करने लायक नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यहां पे जितने भी बैठे हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस अधिकारी हो, चाहे कितने ही बड़े ओहदे पर हो, वो इंसान भी, वो अधिकारी भी, वो कर्मचारी भी, चाहे कितने बड़े ओहदे पे है, वो भी अपने विभाग में जातीय अत्याचार का शिकार है। आप मानो चाहे ना मानो, ये बात अलग बात है कि आप बताओ ना किसी को, केवल इसलिए ना बताओ ना मेरे ऊपर फ्लैग लग जाएगा, मुझे दूसरे साथी या दूसरे जो डिपार्टमेंट में दूसरे उनके लोग हैं वो मुझे नौकरी नहीं करने देंगे। हर व्यक्ति अत्याचार का शिकार है, भेदभाव का शिकार है। और इसका उदाहरण मैं आपको दूं, हम लोग बात करते हैं एट्रोसिटी की, ज्यादातर का ये मानना गरीब लोगों के साथ, एससी समाज के गरीब लोगों के साथ होता है। हरियाणा में 3 आईपीएस अधिकारियों के मैं नाम गिनाऊंगा आपको, जिनके खिलाफ एट्रोसिटी हुई और वो ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे थे। 2 अधिकारी आईजी के ओहदे पर बैठे थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक एसपी के ओहदे पर बैठा था। उनके साथ उनके सीनियर अधिकारियों ने एट्रोसिटी की, उनका अपमान किया, सार्वजनिक स्थानों पर अपमान किया, बेइज्जती की, और उन्होंने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी। आईपीएस अधिकारी की भी एफआईआर दर्ज हुई। एक आईपीएस अधिकारी की किसी महिला के साथ तू मैं हो गई, उस आईपीएस अधिकारी को, एससी समाज के आईपीएस अधिकारी को चंडीगढ़ में आईजी सीनियर आईपीएस अधिकारी हो गया, और उसको एक ब्राह्मण समाज के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उसको कॉलर से पकड़ के घसीट के जीप में बिठा के थाने में ले गया और उसको हवालात में बंद कर दिया। कोई भी हमारे समाज का अधिकारी नहीं बोला। हर समाज के अधिकारियों की, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, उसकी उनकी लॉबिंग होती है, लॉबी होती है, और उनके किसी भी मेंबर के खिलाफ एट्रोसिटी, भेदभाव की घटना होती है तो वो बड़ा शोर शराबा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमारे वाले चुप रहते हैं और बस इंतजार करते हैं कि मेरे साथ कब होगा, और ये दुआ बनाते हैं कि कब मेरे साथ ना हो, बस औरों के साथ होता रहे, देखी जाएगी। हम लोग बीइंग एक्टिविस्ट, बीइंग लॉयर, समाज के लिए इसी तरह की आवाज उठाने का काम करते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो। हमने गरीब आदमियों के लिए भी आवाज उठाई है और हमने आईपीएस अधिकारियों के लिए भी आवाज उठाई है। मैं थोड़ा सा अपना बीइंग एक सोशल एक्टिविस्ट, दलित राइट एक्टिविस्ट, अपने को अपना, हम लोग किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से समाज की बेटी के साथ हरियाणा के किसी गांव में उसके साथ रेप हो गया, 2-3 बड़ी जाति के लड़कों ने रेप कर दिया उसका, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये होना चाहिए कि भी बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसके माँ बाप जाके थाने में जाएं और एफआईआर दर्ज कराएं, कंप्लेंट दें। और जो पॉक्सो एक्ट आया है और जो नए अमेंडमेंट लॉज आए हैं इस खासतौर पे इस मामले में, उसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस है कि आपको कंप्लेंट लिख के देने की भी जरूरत नहीं है। आप थाने में जाओ, थाने में महिला पुलिस अधिकारी आएगी, महिला वकील आएगी, वो बच्ची का बयान दर्ज करेगी। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि किसी बच्ची के साथ कोई इस तरह की घटना हुई, गलत काम होने की घटना हुई, पहली बात तो उसको थाने तक नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? जैसे ही पता चलेगा कि फलां फलां जमींदार के लड़कों के खिलाफ रेप का पर्चा दर्ज कराने के लिए फलां फलां दलित परिवार थाने में जा रहा है, तो उसी टाइम गांव के जो गणमान्य लोग होते हैं, 100 कॉल्ड गणमान्य लोग, भाईचारे को मानने वाले लोग,
यहां पे भाईचारा शब्द लिखा हुआ है ना। अब भाईचारे भी दो तरह के हैं। एक भाईचारा बिटवीन ऐसी कम्युनिटीज, भाई धानक, चमार, वाल्मीकि, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर रहे, अपने को ऐसी मान के चले, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। दूसरा भाईचारा सर्व समाज का, भाई समाज की सारी कम्युनिटी, सारी जातियां, बड़ी हो चाहे छोटी हो, जैसी भी हो, सारी मिलजुल के रहे। लेकिन अब जो दूसरे सेकंड काइंड ऑफ भाईचारा जो है, जो मैंने बताया आपको, अब उसका एक अलग तरह से मतलब निकाले जाने का, अलग तरह से फायदा उठाया जाने लगा, खासतौर पे गांवों के परिप्रेक्ष्य में। अब मैंने जो आपको बता रहा था, रेप के मामले में बच्ची एफआईआर दर्ज कराने जा रही है, गांव के गणमान्य व्यक्ति, सभी जातियों के लोग इकट्ठा होकर गांव उसके घर पे आएंगे, बच्चे के परिवार के घर पे, कहेंगे भाई ये जो आपकी बेटी के साथ घटना हुई है, इसकी एफआईआर दर्ज ना करो, बच्ची बदनाम होगी, आगे इसकी शादी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर इन जमींदारों के लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओगे तो भाईचारा खराब हो जाएगा, मतलब भाईचारा खराब हो जाएगा। यानी कि एक हीनियस क्राइम की घटना हुई है, उस हीनियस क्राइम की घटना के बारे में हम लोग थाने में जा रहे हैं, अपने लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स को अवेल करना चाहते हैं, दोषी को सजा होनी चाहिए, कानून में कहा गया है बहुत हीनियस क्राइम में 20 साल की सजा है। वो कहते हैं कि ये मामला हम भाईचारे में सुलझा लेंगे। भाईचारे में कैसे सुलझा लेंगे? भाई गांव में पंचायत करेंगे, जिसने किया उनके 2-4 जूते मारेंगे, उन पे 11,000 रुपए का जुर्माना गौशाला में दिलवाएंगे और मामला खत्म करते हैं यहीं पे। यानी अपनी पैरेलल कोर्ट चलाना चाहते हैं, पैरेलल अदालत चलाना चाहते हैं खाप पंचायतों के माध्यम से। तो पहले तो पीड़ित परिवार को इस तरह के दरिंदों से निपटना पड़ता है। ये लोग उनसे ज्यादा खतरनाक हैं जिन्होंने रेप किया है, और जिनको हम भाईचारे में अपना भाई मानते हैं, ये लोग उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। चलो मेरे जैसा कोई पहुंच गया उस परिवार के पास, भाई ये लोग है ना, उनको समझाएगा, ये लोग जो पगड़ी वाले जो आपके पास बैठे हैं, ये आपकी बच्ची के शुभचिंतक नहीं है। ये तो इनका एक्चुअल मकसद ये है कि ये उसको 20 साल की सजा से बचाना चाहते हैं, मुकदमे से बचाना चाहते हैं। मेरी बात उनके समझ में आ गई पीड़ित परिवार के, तो वो थाने में चला जाएगा। अब थाने में जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई एसएचओ साहब भी उसी बिरादरी का आदमी निकला है, और महिला वकील आई, वो भी उस बिरादरी की वकील साहब मेरे साथ बैठे हैं, दैया जी, वो सब जानते हैं इस तरह। क्यों जी वकील साहब? हाँ सर ऐसा ही है। अब पुलिस की ड्यूटी क्या है? पुलिस की ड्यूटी है कि उसका बच्ची का एक्चुअल वर्जन कागजों में उतारे, और जो बयान लिखा है उसको लड़की को पढ़ के सुनाए, बेटा यही बयान दिया था, और फिर उसका दस्तखत कराए। लेकिन बच्ची कुछ बोलती है, लिखा कुछ जाता है, उस पर साइन करा लिया जाता है। हम लोगों का काम क्या है? मैं आपको यही बता रहा था ना, हम लोगों का काम क्या है कि इस टाइम पे हम लोग थाने में जाके बच्ची का एक्चुअल स्टेटमेंट जो फाइल पे आ जाए वो रिकॉर्ड कराने का काम करते हैं। हम लोगों को थाने में नहीं घुसना दिया जाता। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे बकवासबाजी करते चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम करने के लिए आए थे, वो काम कर गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद थाने से बच्चे को मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। अब हॉस्पिटल में भी आगे वही मिलेगा डॉक्टर आपको। ये मैं रेप केस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी केस की। मर्डर भी होते हैं, मर्डर का पोस्टमार्टम भी डॉक्टर ने करना है। किसी को चोट मार दी, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी डॉक्टर्स को बनाना है। रेप विक्टिम है, उसका मेडिकल भी डॉक्टर को करना है। अब डॉक्टर ने जो रिपोर्ट लिख दी, सबसे पहले वाले डॉक्टर ने जो रिपोर्ट लिख दी, वो आखिर तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, चाहे अपील में चले जाओ, वही पढ़ी जाएगी। बच्ची के जेनिटल पार्ट्स पे चोटें हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर नो विजिबल इंजरी सीन, नो स्वेलिंग, नो फ्रेश ब्लीडिंग। इसका क्या मतलब है? मतलब डॉक्टर ने मेडिकली रेप के जो वो है वो खत्म करने का काम कर दिया।
जानबूझकर बच्ची के अंडरगारमेंट्स पोजीशन में नहीं लिए। भाई रेप के जो निशान है वो तो वहीं पे मिलेंगे। तो इस तरह की जानबूझ के डॉक्टर्स और पुलिस वाले हमारे केसों को कमजोर करने के लिए कोशिशें करते हैं, प्रयास करते हैं, और हम लोग वहां पे जाके ये चीजें पूरा कराने का काम करते हैं। इसके बाद कोर्ट में जाना होता है। अब कोर्ट में क्या है, कोर्ट में विक्टिम की तरफ से जो केस लड़ने का पहला अधिकार है वो सरकारी वकील को है। सरकारी वकील भी आगे वही मिल गए। अब सरकारी वकील भी कोशिश ये करेगा कि मुलजिम के हाथ में किसी ना किसी तरह से बयान आ जाए, इस बहाने उसकी जेब में भी 15-20 हज़ार रुपये आ जाएंगे। वहां भी हम लोगों को ये प्रयास करना पड़ता है कि लड़की अच्छी तरह से बयान दे दे, या किसी भी केस का विक्टिम जो जेन्युइन वर्जन है वो कोर्ट को बता दे। और इसके लिए हम लोग बाकायदा एक ट्रेनिंग क्लासेस लगाते हैं विटनेसेस की, कि भाई आपके, क्योंकि गवाही के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है और एक क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि भाई कोर्ट का माहौल देके उनको एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या पूछा जाएगा वो भी बताया जाए, दूसरी पार्टी का वकील क्या सवाल पूछेगा वो भी बताया जाए, ताकि उनको एकदम वो सरप्राइज ना हो, उनको हैरत ना हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इस तरह के काम हम लोगों को करने का काम करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन और आती है हमारे सामने। हम बाबा साहब की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 75-76 साल बाद भी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मर्डर में, रेप में और सोशल बॉयकॉट में, एट्रोसिटी या किसी भी केस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और अब SC/ST एक्ट जो है, SC/ST एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन आ गया। अब ये जो 2 अप्रैल को जो पूरा ऐतिहासिक भारत बंद हुआ था, हमारे 17 बच्चों ने शहादत दी थी उन्होंने, उसके बाद सरकार को भी अमेंडमेंट करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को भी जो अपना जजमेंट था DB का वो भी उनको रिव्यू करना पड़ा। और उसमें अब स्पेसिफिक ये आ गया कि SC/ST एक्ट की जो भी कंप्लेंट आएगी उसमें आपको FIR तो रजिस्टर करनी पड़ेगी, विदिन 24 आवर करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो भी थाने का SHO, उस इलाके का DSP और उस इलाके का SP जो है वो जिम्मेदार है, FIR दर्ज करनी पड़ेगी आपको। तो FIR दर्ज नहीं हो रही है, FIR दर्ज नहीं हो रही है तो भाई 75 साल बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी हम लोगों ने, सर जल्दी खत्म कर देंगे। अच्छा, आपको सुनने आ रहे हैं। ठीक, हम लोगों ने बच्चियों की डेड बॉडीज के साथ, यानी 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, जिनके साथ गैंग रेप किया, गैंग रेप करने के बाद मतलब एविडेंस मिटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया, नहर में डेड बॉडी फेंक दी। फिर वो डेड बॉडी 5-6 दिन बाद मिली, पता चला कि हाँ हमारी बच्ची का रेप होकर मार के फेंक दी है। हम कहते हैं FIR दर्ज करो, पीड़ित परिवार कहता है FIR दर्ज करो, पुलिस कहती है FIR दर्ज नहीं करते, 174 की कार्रवाई करेंगे। उस मामले में, इन मामलों में, मतलब इतने हीनियस मोस्ट क्राइम के मामलों में हमको FIR दर्ज कराने के लिए डेड बॉडीज के साथ 14-14, 15-15 दिन तक हम लोगों को अस्पतालों के आगे हम लोगों ने एजिटेशन की है। मतलब लोग बात करेंगे आपके सामने, हमारे समाज के बाबा साहब की शिक्षाएं बताएंगे, बाबा साहब के 3 नारे बताएंगे, ये भी कहेंगे कि भाई अच्छी एजुकेशन लेनी है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, विदेश जाना है। ये भी कहना है भाई मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन बहुत कम लोग ये कहते हैं कि भाई जो समाज के साथ आज भी सैकड़ों साल पहले जैसा अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के बारे में, और जो हो रहा है उस पर कार्रवाई के मामले में बहुत कम लोग बात करते हैं। क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, इसकी भी एक वजह है। एट्रोसिटी के मामले जो हैं हरियाणा में, दिल्ली में या देश के किसी भी हिस्से में, ये एक गठबंधन है, एक नेक्सस है, एक माफिया है, जिसमें पुलिस भी शामिल है,
जिसमें प्रशासन भी शामिल है, सरकार भी शामिल है, उनके राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल है, और रेप करने वाले, मर्डर करने वाले भी शामिल हैं। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया, अभी जींद के गांव में सोशल बाइकआउट कर दिया हमारे समाज के लोगों का। ये मेरे साथी खड़े हैं अजय भाटला, ये भाटला गांव से, इनके गांव में इनका सोशल बाइकआउट कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। सामाजिक बहिष्कार क्यों कर दिया? इन हमारे बच्चों को पीटा वहां पे, नलके पे, नलके पे पीटा। भी क्यों पीटा नलके पे? भाई पानी भरने की बारी जो थी हमारे समाज के बच्चों की थी, ऊपर से जाट और ब्राह्मण आए और वो बोले भाई हम जाट हैं और हम ब्राह्मण हैं, भाई हम तुमसे वैसे भी ऊंचे हैं, पहले पानी हम भरेंगे। अपने बच्चे भी पढ़ लिख गए, उनको भी पता है। इन बच्चों ने विरोध किया, लड़ाई कर ली उन्होंने, इनको चोटें मार दी। चोटें मारने के बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इनको पता था कि भाई SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज होती है। अब एफआईआर दर्ज होती है, फिर वो भाईचारा सक्रिय हो गया, बोला ना एफआईआर दर्ज नहीं करानी, भाईचारा खराब हो जाएगा। जिस DSP के पास जांच आई वो भी बोला नहीं, भाईचारा सक्रिय, भाईचारा खराब हो जाएगा, गांव का मामला है, एक ही गांव में रहना है। मतलब ये इनडायरेक्ट थ्रेट है, अगर गांव में रहना है तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराना। फिर मुकदमा भी दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने फोन कर दिया पुलिस वालों को, ना कार्रवाई नहीं करनी। फिर भाई ये नेक्सस ही हो गया, और क्या हो गया? इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी आ गए, पुलिस भी आ गई, प्रशासन भी आ गए, और गांव के पगड़ी वाले भी आ गए, और ये नेक्सस गठबंधन नहीं तो क्या है? तो ये एक नेक्सस तोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा था ना कि भी एजुकेशन के लिए आवाज उठाने वाले मिलेंगे, सत्ता के लिए आवाज उठाने मिलेंगे, और बहुत सारी चीजों के लिए कहेंगे भाई हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे कोई, लेकिन बहुत कम लोग ये बात करेंगे कि हमारे समाज की बच्चियों के साथ, हमारे समाज के लोगों के साथ जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो भी रोकने हैं। वो क्यों, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, मैं ये बता रहा था आपको। वो इसलिए नहीं उठाते कि भाई इस काम के लिए आपको SP ऑफिस के आगे, DC ऑफिस के आगे, अस्पतालों के आगे एजिटेशन करने पड़ेंगे, पुलिस के खिलाफ बोलना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और जब आप पुलिस और सरकार के खिलाफ बोलोगे, धरने प्रदर्शन करोगे, तो धरने प्रदर्शनों के आगे पुलिस आएगी, पुलिस की बसें आएंगी, बंदूक लिए हुए पुलिस वाले आएंगे, वो आपके लाठियां मारेंगे, आपको पकड़ पकड़ के पुलिस की बसों में भरेंगे, थाने में ले जाएंगे, मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देंगे। दूसरे कामों के लिए आवाज उठाना बड़ा कंफर्टेबल है, कुछ नहीं करना, उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन एक रियल सोशल एक्टिविस्ट बनने में रिस्क है भाई। मुकदमे दर्ज होंगे, लठ भी खाने पड़ेंगे, जातिवादी गुंडे धमकियां भी देंगे, आपके ऊपर हमला भी करेंगे, रिस्क है इस काम में। तो इसलिए इस चीज की आवाज उठाने वाले लोग बहुत कम है। आपने देखा कि आपके 125 से ज्यादा MP जो हैं वो लोकसभा में है, राज्यसभा में भी है, आपके दिल्ली में भी रिजर्व सीटें होंगी SC समाज की, हरियाणा में भी 17 सीटें हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे कांड होते हैं, हरियाणा में बहुत सारे कांड हुए हैं, बड़े बड़े कांड हुए हैं, खूब शोर शराबा हुआ है मीडिया में, मिर्चपुर कांड हुआ है, डाबरा कांड हुआ है, मर्डर हुए हैं, रेप हुए हैं, गैंग रेप्स हुए हैं। क्या आपने अपने साथ जो आपके कांड हुए हैं, जो क्राइम, बड़ी बड़ी क्राइम की घटनाएं हुई हैं SC समाज के साथ, क्या आपके किसी MP MLA ने विधानसभा में, लोकसभा में आवाजें उठाई है? सुनी है किसी ने? नहीं सुनी होंगी, नहीं सुनी होंगी। आप जो एजिटेशन करते हैं, आप जो धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर समर्थन देने आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो उनको, जो चाहे हमारे समाज का नेता हो चाहे दूसरे समाज का नेता हो, हमारे समाज का नेता इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा
ये वो कहता है कि मेरे को वोट भाई दूसरी जातियों की भी लेने, भाईचारा खराब हो जाएगा। ये भाईचारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, अपन लिख तो देते हैं इसमें, बोला भाई भाईचारा खराब हो जाएगा। तो इस तरह के जो एट्रोसिटी पे काम करना बड़ा मुश्किल है, और बड़े दुख की बात है कि आज भी इतने दिनों, जागरूकता के इतने दिनों बाद भी समाज के साथ एट्रोसिटी की घटनाएं हो रही हैं। और हम लोग आपके सामने खड़े हैं, मैं हूं यहां में, मेरे साथी, मेरे साथ वकील साहब आए हैं, प्रवेश, दीपक, अजय, हम एक एक आदमी के ऊपर 15-15, 16-16 मुकदमे दर्ज हैं। 15-15, 16-16 मुकदमे इसलिए दर्ज हैं, हमने कोई चोरी, डाकी, छेड़छाड़, इस तरह की घटनाएं, अब इस तरह का काम थोड़ी कर रखे हैं। हमारा कसूर, सरकार, पुलिस हमारे पे मुकदमे इसलिए दर्ज करती है कि भाई ये सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं, पुलिस के खिलाफ क्यों बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनको सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि भाई ये इनको राइट्स दिलाने के लिए, इनकी आवाज उठाने के लिए क्यों मीडिया के सामने, क्यों यूट्यूब चैनल्स के सामने, क्यों सड़कों पर उतरते हैं। मैं सरकार के लिए बहुत अच्छा आदमी बन जाऊंगा, मैं पुलिस के लिए बहुत अच्छा आदमी बन जाऊंगा अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं, थाने में पहुंच जाऊं और ये कहूं कोई बात नहीं, और पुलिस के कहने पर पीड़ितों को ये कहने से कर दो नहीं, केस कराने में कुछ नहीं रखा, समझौता कर लो, उनके लिए बहुत अच्छा आदमी बन जाऊंगा। अब उनके आंखों की किरकिरी इसलिए हूं ना, पुलिस वाले जो कहते हैं, पुलिस वाले जो लिखना चाहते हैं वो गलत है, और ये होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, इसलिए हम लोग उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एक सोशल मीडिया पे बूम आया हुआ है, सभी के हाथ में मोबाइल है, हम लोगों के हजारों ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी बातें आती हैं हमारे समाज के लिए, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो खास तौर पर पार्टी सरकार में बैठी हुई है, उनके जो संगठन है आरएसएस और दूसरे जो हैं विद्यार्थियों के हैं या मजदूरों के हैं, कहने के लिए हैं, लेकिन वो सारे के सारे उनकी, चाहे सरकार हो चाहे उनके सहयोगी संगठन हो, समर्थक संगठन हो, उन लोगों का मकसद केवल एक ही है कि हमारे समाज के लोगों को तक, समाज के आखिरी आदमी तक राइट्स ना पहुंचे, उनके हक ना पहुंचे। हमारे समाज के लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे बाबा साहब की अनशंट, बेकार, अश्लील, इस तरह की तस्वीरें बनाएंगे, इस तरह के कंटेंट्स लिखेंगे और सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, जानबूझ के टिप्पणी करेंगे, अंबेडकर ये था, अंबेडकर वो था, या और समाज के जो महापुरुष हैं उनके बारे में, या पर्टिकुलर हमारी कास्ट के बारे में। इन लोगों का काम ही बड़ी गंदी गंदी बातें लिख के भेजते हैं। तो इस मामले में भी हमने बड़े एक्शन लिए हैं, हमारी पूरी टीम ने। आप लोगों ने क्रिकेटर युवराज सिंह का नाम सुना होगा। उस क्रिकेटर युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉलिंग करते हुए अपने साथी रोहित शर्मा जो है उससे बात करते हुए एससी समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसी तरह एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस है मुनमुन दत्ता, जिसको बबीता जी के नाम से जानते हो आप लोग। उसने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में उसने ये बोला कि मुझे यूट्यूब पे आना है, अच्छा दिखना है, भंगियों की तरह नहीं दिखना है। एक और एक्ट्रेस थी, बिग बॉस में आई थी और उसका नाम युविका चौधरी था, उसने भी इस तरह की टिप्पणी की थी। इन तीनों सेलिब्रिटीज के खिलाफ मैंने हांसी जो सिटी पुलिस स्टेशन है वहां पे उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी, और कंप्लेंट करने के बाद जैसा आमतौर पे आप लोगों को पता है कि आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। सर थोड़ा टाइम दे रहा हूं प्लीज। आसानी से इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती।
लेकिन हमने कानून पढ़ा है। SC/ST एक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर SC/ST एक्ट के कंटेंट्स वाली कंप्लेंट पे FIR दर्ज नहीं करते तो वहां का SP, SHO और DSP जिम्मेदार है। और इस मामले में मेरी कंप्लेंट पे 8 महीने तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। हम SC/ST एक्ट के तहत जो एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट है वहां गए और हमने कहा कि भाई सेक्शन 18A रूल 5 154 CRPC ये कहते हैं कि तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही? इसका मतलब ये मुलजिमों से मिले हुए हैं। तीनों के तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट से FIR दर्ज कराने के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए और उससे अगले दिन इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज होने के बाद युवराज सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भागा, मुनमुन दत्ता सुप्रीम कोर्ट भागी कि मेरे खिलाफ गलत केस किया गया है। दोनों की पिटीशन हम लोगों ने खारिज कराई और तीनों के तीनों सेलिब्रिटीज झांसी पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने बुलाए। बुलाने के बाद उनकी गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियां होने के बाद अब उनके खिलाफ केस चल रहे और सजा भी होगी उन लोगों की। इसी तरह बाबा रामदेव जो है, इसने भी 2014 में हमारे समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी, वो भी आज हिसार में मेरी कंप्लेंट पे केस भुगत रहा है। तो आप लोगों को ये बताने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं अपना महिमा मंडन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि छोटे से छोटी बात जो आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले आप रूटीन समझते थे, गांव में गुजरते हुए आपको कहते थे वो आ गया चमार का, वो आ गया धानक का, ये आ गया ढेड, आज भी ऐसा बोलते हैं। इन चीजों को बर्दाश्त करना जब तक बंद नहीं करोगे, ये केवल इसलिए बताइए कि जब इतने बड़े बड़े लोग अपनी थाने में बंबई से चल के, दिल्ली से चल के, चंडीगढ़ से चल के उनको यहाँ पे आके जमानत करानी पड़ती है, तो उन गांव के छोटे मोटे गुंडों की कोई औकात नहीं है। और उनकी कोई औकात है तो हमारे समाज के लोगों ने बना रखी है, नहीं तो सालों की कोई औकात ही नहीं है, हम लोगों ने बना रखी है। तो साथियों, मैं जो मेरा टाइम मुझको दिया गया था, मेरे को लगता है मैं उसको एक्सीड कर गया। तो इसी के साथ मैं मंच की परमिशन से एक बार फिर जो कबीर सामाजिक उत्थान संस्था है, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मेरा सजेशन आप लोगों के लिए भी कि कई जगह मैं जाता हूं वहां पे करते हैं रविदास, कई जगह करते हैं कबीर, कई जगह वाल्मीकि। भाई हम लोग जब तक अपने संतों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तो वो दूसरे क्यों करेंगे? तो इसमें है ना, आप बेशक रेजुलेशन डालो अपनी संस्था में, और है ना कबीर के सामने संत कबीर जो भी आप हम लोग लिख सकते हैं उनके सम्मान के लिए वो लिखें। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संत रविदास जी, जय गुरु रविदास जी।